Hello everyone. Today we are going to start with types of economies. Before we move on to today's topic, let's do a quick revision on what was covered yesterday. So we discussed about meaning of word microeconomics and macroeconomics. We discussed with an example. अगर हम एक ट्री की बात कर रहे हैं, एक पेड़ की बात कर रहे हैं, तो हम माइक्रो की बात कर रहे हैं. अगर हम पूरे के पूरे जंगल की बात, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि फाइनल प्रोडक्ट, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट विद इन अ कंट्री इन अ ईयर. ये कुछ चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनल प्रोडक्ट बोला मैंने. गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये हम मान के ही चलते हैं. नेक्स्ट है एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुआ है उसी ईयर में ही वो जीडीपी में काउंट होगा. मैं इन चीज़ों पे एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रीलिम्स के पेपर में वहाँ पे आपको घुमाते हैं. अभी आज हम दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इसलिए दीज ऑल थिंग्स बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आप आई एम होपफुल कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इतना ज़रूर कर लीजिए कि आप या तो एक पेन पेपर लेके बैठा कीजिए हमेशा, और जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं उनको आप प्लीज़ लिख लीजिए, या जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को आप प्लीज़ लिख लीजिए. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइजेस का बढ़ना. और प्राइजेस का बढ़ना, गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे. गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइजेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर कम हो जाती है, हम कम सामान खरीद पाएंगे. इतना आसान है. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. वो इंसान जो कि चाहता है काम करना मगर उसको काम मिल नहीं रहा, जॉबलेस बट एक्टिवली सीकिंग वर्क. वो ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा काम, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जो कि आज का टॉपिक है. आज हमें क्या समझना है, कितने तरह की इकोनॉमीज होती हैं, और हर इकोनॉमी के अंदर तीन तरह के मेजर सवाल होते हैं. पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस. गुड्स एंड सर्विसेज में हमें कौन सा गुड एंड सर्विस, भैया क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, करना क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड और सर्विस प्रोड्यूस करना है. दूसरा सवाल, कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस इट. तीसरा सवाल, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमारा कंज्यूमर, हमारा बायर कौन होने वाला है. डन. पहली इकोनॉमी देखते हैं. पहली इकोनॉमी है कमांड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है. सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट सारे के सारे डिसीजंस लेती है. गवर्नमेंट ओन भी करती है और कंट्रोल भी करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी, लैंड की बात की थी, लेबर की बात की थी. वो सारे किस में आएंगे, चार चीज़ों की बात की थी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी. तो ये सारे किस में आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं. इसके बाद हम आगे चलते हैं. डिसीजन मेकिंग. नाउ अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी decides what goods to produce, how to produce them and who gets them. ये डिसीजन मेकिंग है. प्राइस मैकेनिज्म है. डिमांड एंड सप्लाई का के प्रोसेस से जब डिसीजन मेकिंग होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में उसका रोल प्ले होता ही नहीं है. इसलिए नहीं होता क्योंकि सारे डिसीजन तो गवर्नमेंट ने ले लिए.
किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो प्रोड्यूस, उनको लगता है कि ठीक है ये काम, ये हमें चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे कि जितने लोग हमारी कंट्री में हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो काम करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब वो लिख रहे हैं, हमने इस चीज़ को अंडरलाइन किया, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, रियल ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेजर काम होता है सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी, सबको बराबर मिले और सबका भला हो। एग्जाम्पल कौन से हैं? फॉर्मर सोवियत यूनियन, जो कि अब बहुत सारी कंट्रीज, दो को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यूक्रेन एंड रशिया, राइट? सो नॉर्थ कोरिया, these two countries, so present North Korea and former Soviet Union, both were socialist economy. Now let's move to market economy, which is a capitalist economy. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है? दैट मार्केट जहां पे सब अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, सब इंडिविजुअल्स, सारी फर्म्स अपने हिसाब से इंडिविजुअल सब अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, जो मेजर काम है, वो डोमिनेंट थिंग है कि आप खुद से ओन करते हो। डिसीजन मेकिंग कैसा रहता है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी, जिस चीज़ की डिमांड कम होगी उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी। आज की डेट में हमें पुराने वाले कैमरास जो हैं कम देखने को मिलते हैं। हाँ, हाई एंड कैमरास जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, जिनको बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए होती हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर्स चाहिए होती हैं, दे स्टिल गो फॉर अमेजिंग दोज कैमरास। बट एक नॉर्मल जो घर में यूज़ हुआ करते थे वो अब आजकल नहीं होते, उसकी डिमांड कम हो गई है। कम क्या हो गया, ज़ीरो हो गई है। आजकल किस चीज़ की डिमांड है? मोबाइल्स की डिमांड है। पहले लैपटॉप की डिमांड हुआ करती थी, डेस्कटॉप की डिमांड हुआ करती थी, धीरे 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 हर चीज़ को मोबाइल ने हर किसी के हाथ में है। यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे करेंगे वो आप मोबाइल से कर सकते हैं। तो डिमांड ऊपर होगी। दिस इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म, और उसका प्राइस भी अकॉर्डिंगली डिटर्मिन होगा। और द इनविजिबल हैंड, सो प्राइस मैकेनिज्म और द इनविजिबल हैंड which is demand and supply. So demand and supply is the invisible hand. आपको दिखता नहीं है, but yes, that is the major key player in making any product pricey or expensive and making any product cheap or less pricey. ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गोल। प्राइमरी मोटिव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल्स पे यूएस और हांगकांग। बट नो प्योर मार्केट इकोनॉमीज नहीं होती हैं कहीं पे भी। गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप थोड़ा बहुत हमेशा रखता है, इसीलिए ये बात बोली गई है कि कहीं पे भी कोई भी प्योर मार्केट इकोनॉमी नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स निकल सकते हैं। रिसेंटली वी कैन टॉक अबाउट यूएस। आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल हिंट about the taxes, what Mr. Trump did a few weeks back or month back, right? तो आगे चलते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल पे रहे तो ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी। आई डोंट वांट टू sway away from the topic. Now mixed economy. Now in mixed economy, it's a blend of both market and command economies. अब मार्केट इकोनॉमी हमने अभी भी पढ़ा पीछे, विच इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का मतलब हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। सोशलिज्म में हमने क्या समझा था? वेलफेयर की बात होती है,
सबके वेलफेयर की बात होती है, इक्विटी की, इक्वल ग्रोथ की बात करते हैं जब भी हम सोशलिज्म की बात करते हैं, जिसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमांड इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां सारे डिसीजन कौन देता है? गवर्नमेंट लेता है। डन। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलेंगे? कैपिटलिज्म इकोनॉमी को बोलेंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई से काम बनता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। हर बात में हमेशा हम लोग डिसीजन मेकिंग की ही बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का हम बार बार बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स का मेन फंडामेंटल है डिसीजन मेकिंग। जितने जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स को बेहतर बेहतर तरीके से समझते जाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती चल जाएगी, तभी आप एक अच्छे अफसर बन पाएंगे, राइट? सो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं आप। सो मार्केट, प्राइवेट सेक्टर is allowed to operate, but the government, public sector intervenes to regulate the economy, provide public goods like roads, defense, and ensure social welfare. तो मार्केट क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। हमें पता है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है, हमें पता है, मगर मिक्स इकोनॉमी में क्या हो रहा है? दोनों का काम चल रहा है, दोनों गवर्नमेंट ऑपरेट करने दे रही है प्राइवेट सेक्टर को, मगर रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? क्योंकि वो पब्लिक गुड्स, रोड्स, डिफेंस अपने अंडर रखते हैं। गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है रोड्स को, डिफेंस को, और इंश्योर करती है सोशल वेलफेयर। गोल क्या होता है? टू बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉफिट विद सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इंडिया, स्वीडन, यूके, फ्रांस. India is a prime example of a mixed economy where both the public sector example Indian Railways and a vibrant private sector example Tata, Reliance, they coexist, right? So now key terms to highlight. So we discussed about command economy, socialism में government controlled economy होती है, market economy, capitalism, economy driven by private individuals and the price mechanism, mixed economy, a combination of market and command economic systems with both private and public sectors. Then comes price mechanism, the process by which prices are determined by the invisible hand of demand and supply. तो demand and supply को हम invisible hand बोलते हैं। क्वेश्चंस में कई बार हमें की वर्ड्स मिलते हैं और हमें इन की वर्ड्स से ही आंसर क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे इनविजिबल हैंड, तो दिमाग में क्या आपके चलेगा? डिमांड एंड सप्लाई। इनविजिबल हैंड, डिमांड एंड सप्लाई, इनविजिबल हैंड, डिमांड एंड सप्लाई। डन। आगे चलते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी मैंने जानबूझ के तीसरे वीडियो में मैं अभी 2 क्वेश्चंस लाया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम जो 4 वीडियोस करने वाले हैं, उन 4 वीडियोस के बाद हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस। तो आपको इसके बाद जो 4 वीडियोस हैं, 7th वीडियो के बाद, 7th वीडियो के अंदर ही हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस का सिलसिला अब बढ़ता चला जाएगा, चलता चला जाएगा और आता चला जाएगा। ओके, ये क्वेश्चंस आर मेन। अभी तक हमने क्यों नहीं किए क्वेश्चंस? इसलिए क्योंकि हम अपना बेस तो बना लें। सवाल पूछेंगे किस 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 पे पूछूंगा मैं सवाल आपसे, है ना? आप कैसे जवाब दे पाओगे? कुछ तो चाहिए। तो अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब हम पे सवाल पूछते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है कि कब ये सवाल पूछा गया था। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। With reference to the Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased. अब यहाँ पे जो वर्ड है steadily, this word is very very important. ठीक है, steadily का मतलब क्या होता है? लगातार। तो ये जो है steadily increase, सॉरी आपने आंसर भी देख लिया, ठीक है। पहले समझो कि आंसर निकला कैसे। तो rate of growth of real gross domestic product steadily increased in last decade.
वो कह रहा है कि लगातार रियल जीडीपी, अभी हमने रियल और नॉमिनल पढ़ा नहीं, इसको इस तरह से समझो कि अभी डिटेल चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर रियल जीडीपी, नॉमिनल और रियल के बीच का डिफरेंस हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे अभी। तो इसको भी मोटे मोटे तौर पे लेके चलते हैं, ठीक है। सो नॉमिनल के अंदर आप बस इतना मान के चलो कि इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई भत्ता, तो वो इन्फ्लेशन होती है, बस इतना समझ के चलो, ठीक है। इसमें और डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता अभी। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस स्टेडीली इंक्रीज, दो स्टेटमेंट्स आ गई। तो पहली है रियल जीडीपी लास्ट ईयर में स्टेडीली इंक्रीज हो रही है, मतलब कि लगातार इंक्रीज हो रही है। और फिर कह रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस वाली होती है उसका मतलब है कि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। तो इन्फ्लेशन की वजह से पॉजिटिव इन्फ्लेशन भी होता है, नेगेटिव इन्फ्लेशन भी होता है। सारी बातें हमारी नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगी। कॉन्सेप्ट बहुत रिलेटेड और बहुत इन डेप्थ जाएंगे, और अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सोच रहे होगे कि सर बताना चाह रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। हाँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको अभी अभी इस टाइम पे बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो which of the statements given above is or are correct? नाउ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ बात कर रहा है स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। भाई साहब, स्टेडली इंक्रीज हो सकता अगर पैंडेमिक नहीं आता। अब अगर हम आज की बात करें, मतलब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन देखना है, हमें आज के हिसाब से देखना है ना, तो आज उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भाई साहब ये जो आपका है पिछले 10 साल में क्या आ गया, पैंडेमिक आ गया 2019 में। क्योंकि पैंडेमिक आ गया तो ये स्टेडली इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में पॉजिटिव इन्फ्लेशन होता है, इसीलिए उस पॉजिटिव इन्फ्लेशन की वजह से स्टेडली इंक्रीज आया। तो सेकंड स्टेटमेंट तो है वो ट्रू है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि आप बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो पहली तो बिल्कुल रॉन्ग है, सेकंड वाली ठीक है। आंसर टू ओनली है। इसको आपको स्टेडली वर्ड को ध्यान से देखना है। देखो कोविड-19 की बात भी कर रखी है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हम जानते हैं इस बात को। और स्टेटमेंट टू क्यों करेक्ट है? इसलिए करेक्ट है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यही मैं आपको बात वही बोल रहा था, क्योंकि हम जो करंट मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे हम नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं और उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते। ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is most likely consequence of implementing the Unified Payments Interface UPI? तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें कह रहा है यूपीआई हम डिजिटली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हम यूपीआई की वजह से ही कर पाते हैं। तो वो कह रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इकोनॉमी डिक्रीज ड्रास्टिकली। नहीं भाई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो इंक्रीज ही होती हैं इससे। तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। बी द नीड फॉर फिजिकल करेंसी इज, सॉरी आंसर क्यों देख रहे हैं हम। सो नीड फॉर फिजिकल करेंसी इन सर्कुलेशन विल इंक्रीज। क्यों नहीं, गलत है। बी भी गलत है। फिजिकल करेंसी तो कैश का इस्तेमाल तो कम होगा अगर डिजिटल हम हो जाएंगे। तो हम डिजिटल हो गए हैं काफ़ी हद तक। इकोनॉमी विल फॉर्मलाइज एट अ फास्टर रेट। अब ये वर्ड जो है ना, फॉर्मलाइज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी हम समझने वाले हैं। ये फॉर्मलाइज सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है कि ये सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर रहा है। स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, चीज़ें आसान हो रही हैं, एक
तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीजें चल रही हैं, उसका मतलब है फॉर्मलाइज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस फॉर्मलाइज, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है? डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका है? तो इकोनॉमी में फॉर्मलाइज है तो फास्टर रेट, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टैक्सेस टाइम पे जाएंगे बॉस, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? तो डिजिटली जब होगा तो आपका ब्लैक का पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपका सर्कुलेशन में आ जाएगा, सब कुछ आपका सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा, सारा पैसा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये फॉर्मलाइज हो गया। तो ये जो डिसीजंस हैं ये बड़े ही जबरदस्त डिसीजंस होते हैं, जिससे चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। हम देख भी पा रहे हैं सारी चीजें। नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। अब एफडीआई इंक्रीज होगा, ये बात मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस शायद हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते मोस्ट लाइकली? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है। मतलब फॉरेन एफडीआई, यस, एफडीआई से ड्रास्टिकली इंक्रीज होना, ये इनडायरेक्टली स्लोली ग्रेजुअली एफडीआई जरूर होता है। इसलिए होता है क्योंकि इनडायरेक्टली होता है, बाद में होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब बाहर के देशों को पता चलता है कि भैया ये इकोनॉमी बेटर हो रही है, ग्रो कर रही है, यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, यहाँ अपने प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए, यहाँ हमें अपनी फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, तो वो फिर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तभी बाहर की कंपनीज आके उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती हैं। वो होता है, डिजिटल होने से चीज़ें आसान हो जाती हैं किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी बाहर की कंट्री के बिजनेसमैन के लिए भी यहाँ पे आके ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए, मगर वो इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। ऐसे डी ऑप्शन पूरी तरह से गलत नहीं है, मगर हाँ, ये उतना सही भी नहीं है जितना सी सही है। सी तो पूरी तरह से सही हो गया, तो सी को तो आपने बिल्कुल टिक कर देना और सी आपका आंसर है। तो ये हमने समझ लिया, यही आपको एक्सप्लेनेशन में हमने आपको बता भी रखा है कि इकोनॉमी विल फॉर्मलाइज एट अ फास्टर रेट। एक क्वेश्चन का आपको बताया फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे, मैंने जानबूझ के आपको अंडरलाइन करके बताया कि भाई फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑफिशियल रिकॉर्डेड और टैक्स फ्रेमवर्क में लाना, ऑर्गेनाइज बनाना है इसको, अवे फ्रॉम इनफॉर्मल और कैश इकोनॉमी। बस इतनी सी बात है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर योर टाइम। क्लास लंबी हो गई, मगर आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही मज़ा आना शुरू हो जाता है। हो सकता है मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में थ्योरी थी, बोर हो गए होंगे, इसलिए वो क्लासेस थी भी छोटी। मगर जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, हर बच्चे को मज़ा आना शुरू होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। Being the teacher for last so many years, I have known this very, very well. So all the best. Keep studying. Uh, keep looking at the topic. ठीक है, चलो, जा, बाय, टेक केयर।